बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू नर्सिंग लेक्चर विद इम्तियाज़। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंडोक्राइन नर्सिंग ऑफ एडल्ट हेल्थ नर्सिंग यूनिट नंबर 2। ये हमारे से लेक्चर के ऑब्जेक्टिव होंगे कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंडोक्राइन सिस्टम के हम रिव्यू करेंगे। इसके अलावा डिफरेंट हार्मोन जो एंडोक्राइन सिस्टम के उसके फंक्शन को डिस्कस करेंगे। अगर अल्ट्रेशन आ जाती है हार्मोन के अंदर यानी हाइपो और हाइपर सिक्रीशन वो डिसऑर्डर हम पढ़ेंगे। इसके अलावा काजेज़, पैथोफिजियोलॉजी और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हम बात करेंगे एंडोक्राइन डिसऑर्डर की। इसके अलावा डायग्नोस्टिक टेस्ट, मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे और नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है यानी नर्सिंग केयर क्या होती है इन डिजीज़ के लिए, एंडोक्राइन डिसऑर्डर के लिए, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो ये हमारे पास डिसऑर्डर है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के। अगर हम बात करते हैं थायराइड ग्लैंड से स्टार्ट करते हैं तो हाइपर थायराइडिज्म, ठीक है, और उसके अंदर हम ग्रेव डिजीज़ या वाइटर या टॉक्सिक वाइटर को डिस्कस करेंगे। हाइपोथायराइडिज्म के अंदर नॉन टॉक्सिक वाइटर, टेटेनिज्म, माइक्सिडिमा, इन डिजीज़ को डिस्कस करेंगे। फिर पैराथायराइड ग्लैंड डिसऑर्डर है, इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन डिसऑर्डर है, डायबिटीज़ मेलाइटस है, एड्रिनल ग्लैंड के डिसऑर्डर है यानी एडिसन और कुशिंग सिंड्रोम है, और एंटी डायरेटिक हार्मोन के हमारे पास डिसऑर्डर आते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर, तो उसको हम डिस्कस करें। चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के फंक्शन क्या होते हैं कि हाइपोथैलेमस जो कि ब्रेन का पार्ट से वो दो किस्म के हार्मोन रिलीज़ करते हैं, स्टिमुलेटरी हार्मोन या इनहिबिटरी हार्मोन। यानी हाइपोथैलेमस यहाँ हार्मोन रिलीज़ करेंगे और इंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल देंगे कि हार्मोन रिलीज़ कर दो, बनाओ या इनहिबिट कर दो। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो पीएस साइज ग्लैंड होता है। टू लूब्स इसके होते हैं, एक को हम कहते हैं इंटीरियर और सेकंड को पोस्टीरियर। इसको हम इंटीरियर को हम एडेनो हाइपोफिसिस वाइल पोस्टीरियर को हम नेरो हाइपोफिसिस भी कहते हैं। ये हार्मोन रिलीज़ करते हैं जो बॉडी के डिफरेंट आर्गन के जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं या जो डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनकी सिक्रीशन को ये ग्लैंड्स कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फीमेल ग्लैंड। फीमेल ग्लैंड क्या कर रहा होता है कि ये एक हार्मोन बनाते हैं, उसको हम कहते हैं मेलाटोनिन हार्मोन, और वो हमारी स्लीप पैटर्न को मेंटेन कर रहा होता है यानी सर्केडियन रिदम को मेंटेन कर रहा होता है कि किस टाइम हमने सोना है, किस टाइम भूख लगनी है, एटीसी। नेक्स्ट है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन बनाते हैं, दो इसके दो पार्ट्स होते हैं कि एक को हम कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स जो आउटर पार्ट्स होता है, वो 3 किस्म के हार्मोन रिलीज़ करते हैं। कॉर्टिसोल हार्मोन बनाते हैं वो, इसके अलावा एल्डोस्टेरोन हार्मोन बनाते हैं यानी मेनली मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, और इसके अलावा 6 एंड्रोजन। इसका काम क्या होता है, रेगुलेट ब्लड प्रेशर, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म, इसके अलावा सेक्सुअल फंक्शन। इस पीपीटी के अंदर लिखा है कैल्सिटोनिन। वाइल जो कैल्सिटोनिन है ये हार्मोन किसके हैं, ये असल में थायराइड ग्लैंड के हार्मोन होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की। थायराइड ग्लैंड 2 किस्म के हार्मोन बनाते हैं, T3 एंड T4 एंड कैल्सिटोनिन। जो इसका काम होता है ये मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी को, बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये पैराथायराइड ग्लैंड, ये तादाद में 4 होते हैं और ये कैल्शियम और फास्फोरस के मकदार को मेंटेन कर रहा होते हैं और बोन की हेल्थ के लिए, यानी ये 2 मिनरल कैल्शियम और फास्फेट जो बोन्स है उसको डेंसिटी या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, तो इसलिए लिखा है प्ले अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग बोन हेल्थ। नेक्स्ट हमारे पास है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड क्या कर रहा होता है, प्रोडक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल। थाइमस ग्लैंड क्या कर रहा होता है कि ये वाइट ब्लड सेल की प्रोडक्शन तो बोन के अंदर होती है, अलबत्ता जो बोन के अंदर सेल्स होते हैं जो बनते हैं यानी टी लिम्फोसाइट, वो थाइमस ग्लैंड के पास जाते हैं, वहाँ पे टी सेल की मेचुरेशन होती है यानी वो मेच्योर हो जाते हैं और वहाँ पे सेलुलर डिफरेंशिएशन हो जाती है। मीन्स के वहाँ से जो इमेच्योर सेल जाते हैं, जब वो मेच्योर हो जाते हैं तो कुछ सेल उसके अंदर साइटोटॉक्सिक सी टी सेल बन जाते हैं, कुछ मेमोरी टी सेल बन जाते हैं और कुछ किलर टी सेल बन जाते हैं, कुछ हेल्पर टी सेल बन जाते हैं, कुछ सप्रेसर टी सेल बन जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं सेलुलर डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट है हमारे पास पेनक्रियाज। इसको हम हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि ये 2 किस्म के ग्लैंड हैं, ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। एक्सोक्राइन वाला जो पार्ट्स होता है पेनक्रियाज का वो डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज़ करते हैं, वाइल जो एंडोक्राइन वाला पार्ट्स है वो इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमेटोस्टेटिन ये हार्मोन रिलीज़ करते हैं और मेन फंक्शन इसका होता है ब्लड के अंदर शुगर की मकदार को कंट्रोल करना। नेक्स्ट हमारे पास है ओवरीज एंड टेस्टिस। ओवरीज प्रोड्यूस वो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस कर रहा होता है और प्रोजेस्टेरोन जिसका काम होता है डेवलप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मेंसेस साइकिल को रेगुलेट करना और इसके अलावा प्रेगनेंसी के अंदर सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये ओवरीज के हार्मोन के फंक्शन होते हैं। वाइल जो नेक्स्ट ग्लैंड है टेस्टिस, मेल के अंदर ये हार्मोन बनाते हैं टेस्टोस्टेरोन और ये स्पर्म के प्रोडक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है।
अब आते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, यानी ग्लैंड जो स्पेशलाइज क्लस्टर ऑफ सेल या आर्गन होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हार्मोन। हार्मोन क्या है? केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं और ये कहीं और पर जाके किसी सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिसेप्टर। रिसेप्टर जो होते हैं वो स्पेशलाइज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब उसको ट्रिगर या स्टिमुलेट किया जाता है तो वो सेल के अंदर कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस लेकर आते हैं टारगेट सेल के अंदर, जहाँ पे हार्मोन ने उसको स्टिमुलेस दिया, यानी हार्मोन ने उस रिसेप्टर को स्टिमुलेट किया, तो रिसेप्टर फिर क्या करते हैं? सेल के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंज लेकर आते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो द कलेक्शन ऑफ ग्लैंड पे मुश्तमिल होता है और वो ग्लैंड्स हार्मोन बनाते हैं। वो हार्मोन क्या करते हैं? बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। इसके अलावा डिफरेंट टिश्यू के फंक्शन, सेक्सुअल फंक्शन, रिप्रोडक्शन, स्लीप मोड एंड अमंग अदर फंक्शन, इसको रेगुलेट करने वाले कौन है? एंडोक्राइन सिस्टम है, यानी एंडोक्राइन सिस्टम के हार्मोन है। एंडोक्राइन ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ, ये हमारे पास इंडेक्स के एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे पास तादाद में 1 है, फिर थायराइड ग्लैंड 1 होता है, पैराथायराइड ग्लैंड 4 है, एड्रिनल ग्लैंड 2 है, इसको हम सुप्रारेनल ग्लैंड भी कहते हैं और ये अबव द किडनी प्रेजेंट होते हैं राइट लेफ्ट साइड पे। उसके बाद है पेनक्रियाटिक आइसलेट। इसके अलावा एक पीनियल ग्लैंड है, एक थाइमस ग्लैंड है, 2 ओवरीज है फीमेल के अंदर और मेल के अंदर 2 टेस्टिस। पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड इंपॉर्टेंट ग्लैंड है बॉडी का। इट इज़ अपन रेफर टू, इसको समटाइम हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इट इज़ यूजुअली अबाउट द साइज ऑफ पिया एंड कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। इसकी साइज़ कितनी है? पिया की साइज़ जितना ये होता है और इसके 2 लूब्स होते हैं जिसको हम इंटीरियर एंड पोस्टीरियर लूज भी कहते हैं। अ फ्रंट पार्ट कॉल्ड इंटीरियर पिट्यूटरी एंड बैक वाले पार्ट को हम कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। अगर हम बात करते हैं पोस्टीरियर, ये यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप देखें जहाँ पे हाइपोथैलेमस है, तो हाइपोथैलेमस के अंदर 2 टाइप्स के हार्मोन बनते हैं, ऑक्सीटोसिन एंड एंटीडायरेटिक हार्मोन। ये फिर आते हैं और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर स्टोर होते हैं। ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है? यूट्राइन मसल और मेमरी ग्लैंड के मसल को कंट्रैक्ट करना, वाइल एडीएच का टारगेट टिश्यू होता है किडनी ट्यूब्यूल्स और ये डायलिसिस वाले प्रोसेस को इनहिबिट करते हैं। अब आते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी। तो इंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर थायरोट्रोप सेल्स होते हैं, वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करते हैं और उसका टारगेट टिश्यू थायराइड ग्लैंड होता है। इस तरह ACTH यानी एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन रिलीज होते हैं और उसका टारगेट टिश्यू एड्रेनल कॉर्टेक्स होता है। नेक्स्ट FSH और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन रिलीज होते हैं, उसके टारगेट टिश्यू या ग्लैंड, टेस्टिस एंड ओवरीज है। उसके बाद ग्रोथ हार्मोन रिलीज होते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी से और उसके लिए टारगेट जो टिश्यू है वो एंटायर बॉडी है। इसके अलावा प्रोलेक्टिन हार्मोन रिलीज होते हैं, प्रोलेक्टिन हार्मोन के लिए मेमरी ग्लैंड टारगेट टिश्यू है। इसके अलावा एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होते हैं और एंडोर्फिन हार्मोन क्या करते हैं? पेन रिसेप्टर जो होते हैं ब्रेन के अंदर, वो उसके लिए टारगेट रिसेप्टर है या टारगेट टिश्यू है। यहाँ पे आप लोग देखें सबसे टॉप पे डोपामिन रिलीज होते हैं, तो प्रोलेक्टिन हार्मोन की सिक्रेशन होती है और प्रोलेक्टिन का डायरेक्ट टारगेट टिश्यू कौन सा है? ब्रेस्ट है। इस तरह थायराइड रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होते हैं, उसके लिए डायरेक्ट जो इंटीरियर पिट्यूटरी उसके रिस्पॉन्स में क्या करता है? TSH रिलीज करता है और TSH के टारगेट टिश्यू क्या है? थायराइड ग्लैंड है और थायराइड ग्लैंड फिर T3 एंड T4 हार्मोन बनाते हैं। इस तरह CRH है, उस CRH मीन कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से ये रिलीज हो जाता है। इंटीरियर पिट्यूटरी इसके रिस्पांस में एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन यानी ACTH हार्मोन बनाते हैं और ACTH फिर एड्रेनल कॉर्टेक्स को सिग्नल देते हैं और एड्रेनल कॉर्टेक्स फिर क्या करते हैं? कोर्टिसोल हार्मोन बनाते हैं। इस तरह सोमेटोस्टेटिन और ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जब रिलीज़ हो जाते हैं हाइपोथैलेमस से, तो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन बनाते हैं और ग्रोथ हार्मोन के टारगेट टिश्यू लीवर है। लीवर के अंदर फिर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स बन जाते हैं और उसके लिए टारगेट टिश्यू होल बॉडी है। इसी तरह गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यानी GnRH ये हाइपोथैलेमस से रिलीज हो जाता है। इंटीरियर पिट्यूटरी के गोनेडोट्रोप सेल जो होते हैं वो FSH और LH रिलीज करते हैं। इसके लिए टारगेट टिश्यू टेस्टिस एंड ओवरीज है। टेस्टिस से एंड्रोजन हार्मोन रिलीज होते हैं वाइल ओवरीज से एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होते हैं। अब फीडबैक मैकेनिज्म की बात करते हैं। हाइपोथैलेमस जो होता है वो डिटेक्टर होता है, वो डिटेक्ट कर रहा होता है कि हार्मोन की मकदार कम है या ज़्यादा है। अगर हार्मोन की मकदार कम हो तो वो रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करते हैं। इंटीरियर पिट्यूटरी के जो लूब्स है उसको हम कंट्रोल सेंटर कहते हैं। अगर रिलीजिंग वाला सिग्नल आ जाए तो इंटीरियर पिट्यूटरी फिर हार्मोन बनाते हैं। वो
ट्रोपिक हार्मोन टू टारगेट एंडोक्राइन ग्लैंड, फिर इंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन बनाते हैं और उसके लिए टारगेट जो ग्लैंड्स होते हैं उसको हम कहते हैं इफेक्टर ग्लैंड। जब ब्लड के अंदर की उस टारगेट हार्मोन की मकदार बढ़ जाती है तो नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म चला जाता है कि अब हमारे पास हार्मोन की मकदार नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म चला जाता है, यानी इनहिबिशन वाला हाइपोथैलेमस के पास कि अब हार्मोन की मकदार ब्लड के अंदर इंक्रीज है, तो लिहाजा इनहिबिटरी वाली फैक्टर या हार्मोन रिलीज़ कर दो। नीचे लिखा है लोअर ब्लड लेवल ऑफ टारगेट ग्लैंड हार्मोन, अगर ब्लड के अंदर किसी टारगेट ग्लैंड की किसी भी ग्लैंड के हार्मोन कम हो जाते तो फिर पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाता है, स्टिमुलेशन वाला सिग्नल जाता है और हाइपोथैलेमस ये डिटेक्ट कर रहा होता है कि अब हार्मोन की मकदार कम है, तो वो रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ करते हैं। ये थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर को हम बात करते हैं। थायराइड ग्लैंड की लोकेशन है द पिट्यूटरी ग्लैंड इटसेल्फ रेगुलेटेड बाय अनदर ग्लैंड। अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो रेगुलेट होता है बाय अनदर ग्लैंड, मीन्स कि उसको हाइपोथैलेमस कंट्रोल करते हैं। उसको हम पाथवे को हम कहते हैं हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी थायराइड फीडबैक सिस्टम, जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। हाइपोथैलेमस जो है वो ब्रेन का पार्ट है और वो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यानी टीआरएच हार्मोन रिलीज़ करते हैं। टीआरएच जो होते हैं वो सिग्नल देते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को और पिट्यूटरी ग्लैंड पर क्या करते हैं टीएसएच हार्मोन रिलीज़ करते हैं। टीएसएच के लिए जो टारगेट अर्गन है वो थायराइड ग्लैंड है और थायराइड ग्लैंड पर क्या करते हैं कि वो T3 एंड T4 हार्मोन को बनाते हैं। हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी थायराइड फीडबैक सिस्टम, इस पिक्चर के अंदर आप लोग देखिए कि हाइपोथैलेमस हार्मोन बनाते हैं टीआरएच, फिर इंटीरियर पिट्यूटरी टीएसएच बनाते हैं और टीएसएच फिर थायराइड ग्लैंड के पास आते हैं और थायराइड ग्लैंड फिर T3 एंड T4 हार्मोन बनाते हैं। इनॉटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ थायराइड ग्लैंड, इनॉटमी एंड फिजियोलॉजी की बात करते हैं। थायराइड ग्लैंड जो है ये बटरफ्लाई शेप का है, जो इस पिक्चर के अंदर भी नज़र आ रहा है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये ट्रिकिया के फ्रंट पे होते हैं, जस्ट बिलो लेरिंक्स के जस्ट जो वॉइस बॉक्स है उसके बिलो प्रेजेंट होते हैं। ये दो किस्म के हार्मोन मेन बनाते हैं जिसको हम कहते हैं T3 एंड T4, यानी T3 को हम ट्राई आयोडोथायरोनिन भी कहते हैं और T4 को हम थायरोक्सिन कहते हैं। फंक्शन क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड इज टू टेक आयोडीन। मेन फंक्शन थायराइड ग्लैंड का ये होता है कि वो आयोडीन की इनटेक करे और खुराक में से और उसको थायराइड हार्मोन में कन्वर्ट करें, यानी T3 एंड T4 हार्मोन किस चीज़ से बनते हैं? आयोडीन से बनते हैं। T3 एंड T4 जब ब्लड के अंदर रिलीज़ हो जाते हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर, तो ये ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू आउट द बॉडी, जहाँ पे ये बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। टू लेज़र एक्सटेंड, अब स्मॉल अमाउंट में थायराइड ग्लैंड कैल्सिटोनिन हार्मोन भी रिलीज़ कर रहा होता है जिसका काम होता है ब्लड के अंदर कैल्शियम की मकदार को कंट्रोल करना, यानी कैल्सिटोनिन कैल्शियम की मकदार को कम करता है। इसके अलावा अदर फंक्शन थायराइड हार्मोन के क्या है कि ये मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाते हैं, हार्ट रेट को बढ़ाते हैं, जीआई मोटिलिटी को इंक्रीज़ कर रहा होता है, बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ब्रेन के डेवलपमेंट करवाते हैं, फिजिकल ग्रोथ करवाते हैं, मेंटल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, स्किन एंड बोन के इंटीग्रिटी के मेंटेनेंस करवाना, और इसके अलावा सेक्सुअल फंक्शन यानी फर्टिलिटी के लिए भी ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल। डिसऑर्डर की बात करते हैं। डिसऑर्डर ऑफ हाइपर एंड हाइपोथायराइडिज्म के अंदर क्या होता है? ये वो कंडीशन होता है जिसके अंदर थायराइड ग्लैंड फेल हो जाता है टू प्रोड्यूस इनफ थायराइड हार्मोन, यानी थायराइड हार्मोन हमारे पास कम हो जाते हैं। तो इसके हाइपर थायराइडिज्म के अंदर क्या होता है कि हाइपर थायराइडिज्म के अंदर थायराइड ग्लैंड से एक्सेसिव अमाउंट में ये हार्मोन बनते हैं। अब हाइपोथायराइडिज्म के अंदर हम बात करेंगे क्रिटिनिज्म, मैक्सिडेमा एंड हाशिमोटोस थायरोइडाइटिस के अंदर, क्योंकि इसके अंदर हार्मोन की मकदार कम हो जाती है। वाइल हाइपर थायराइडिज्म के अंदर हम ग्रेव डिजीज़ और टॉक्सिक वाइटर की बात करते हैं, क्योंकि इन दोनों पैथोलॉजिकल कंडीशन के अंदर थायराइड हार्मोन की मकदार इंक्रीज हो। सबसे पहले बात करते हैं हाइपोथायराइडिज्म की। हाइपोथायराइडिज्म के अंदर क्या होता है कि T3 एंड T4 हार्मोन की मकदार कम हो जाती है वाइल TSH की मकदार इंक्रीज़ होती है। काजेज इसके क्या है? हाशिमोटोस थायरोइडाइटिस है, ये ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर ऐसी एंटीबॉडीज़ बनती है जिसको हम एंटी TPO एंटीबॉडीज़ कहते हैं, एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़ कहते हैं। वो हमारे थायराइड के फोलिकुलर सेल जो हार्मोन बनाते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं।
नेक्स्ट है, अगर आयोडीन से लो डाइटरी आयोडीन, अगर हम आयोडीन कम लेंगे तो T3 एंड T4 हार्मोन बनते ही आयोडीन से है, तो ये नहीं बनेंगे, तो हाइपोथायराइडिज्म होगा। इसके अलावा पिट्यूटरी, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ऐसा ट्यूमर हो कि TSH रिलीज ना हो, तो जब TSH रिलीज नहीं होगा तो T3 एंड T4 हार्मोन भी नहीं बनेंगे। नेक्स्ट है थायरोइडेक्टमी, अगर हमने थायराइड ग्लैंड की सर्जरी की और उसको रिमूव किया है तो पेशेंट जाएगा हाइपोथायराइडिज्म में। इसके अलावा रेडिएशन ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, अगर हम रेडियोथेरेपी कर रहे होते हैं और हमने थायराइड फॉलिकल के मास सेल यानी ज़्यादा अमाउंट में थायराइड के फॉलिकल सेल को हमने डिस्ट्रॉय किया हो, उसको डिसेबल किया हो कि अब वो थायराइड हार्मोन नहीं बना सकते, तो उस कंडीशन के अंदर भी हमें हाइपोथायराइडिज्म मिलता है। नाउ साइन एंड सिम्टम, साइन एंड सिम्टम के अंदर हमने दो चीज़ें याद रखनी है, यानी स्लो एंड लो, कि चीज़ें स्लो होगी या लो होगी। तो लो टेम्परेचर होगा, कोल्ड इंटॉलरेंस, इसके अलावा हार्ट रेट इनका कम होता है, मूड इनका लो होता है, एनर्जी लेवल इनका लो होता है, डिप्रेशन में होते हैं ये लोग, जीआई मोटिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है, स्किन ड्राई होता है, और इसके अलावा वेट गेन होता है, पपी पेस हमें नज़र आता है, और मेंसेस साइकिल के अंदर इबनॉर्मलिटीज़ यानी एमिनोरिया या ओलिगोमिनोरिया हमें मिलता है। ट्रीटमेंट क्या है हाइपोथायराइडिज्म के अंदर? हम सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं कि इफ अगर ग्वाइटर स्मॉल हो विच डज नॉट काज प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम काज नहीं करता है, तो थायराइड ग्लैंड के जो फंक्शन होते हैं और वो नॉर्मल हो, तो डॉक्टर ये सजेस्ट कर रहा होता है पेशेंट को कि आप वेट कर ले, हम इसको दोबारा से एग्ज़ामिन करेंगे। अगर ये कोई तकलीफ़ नहीं दे रहा है तो इसका मतलब इसको इसी स्टेट पे रहने दें। नेक्स्ट है मेडिकेशन, अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो हम थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी करते हैं, यानी ल्यूथायरोक्सिन मेडिसिन आती है, वो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं। फॉर ग्वाइटर एसोसिएटेड विद हाइपरथायराइडिज्म, अगर पेशेंट को ग्वाइटर हो और उसके साथ उसको हाइपरथायराइडिज्म हो, तो उसके लिए हम ऐसे मेडिकेशन यूज़ करते हैं कि वो थायराइड हार्मोन की मकदार को कम कर दे। लाइफ लॉन्ग हम ये मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके अलावा एम्प्टी स्टमक पे अर्ली मॉर्निंग पे खाली पेट ये मेडिसिन लेनी होती है। इसके अलावा दूसरे मेडिसिन के साथ हमें ये नहीं लेनी होती है, और प्रेगनेंसी के अंदर ये सेफ है, हम ले सकते हैं। इसके अलावा लॉन्ग एंड स्लो हाफ लाइफ, इसकी लॉन्ग लाइफ होती है और इसके अलावा स्लो हाफ लाइफ होती है, और वंस डेली हमें ये लेनी होती है। एजुकेशन हम क्या देंगे पेशेंट को, कि पेशेंट को हम एजुकेशन देंगे कि फाइबर डाइट्स ज़्यादा लेनी है, लेक्सेटिव मेडिसिन लेनी है कॉन्स्टिपेशन से बचाने के लिए, क्योंकि इनको कॉन्स्टिपेशन होते हैं। मॉइस्चर स्किन के लिए, क्योंकि स्किन इनका ड्राई होता है, तो उसके लिए हम इनको डिफरेंट लोशन एडवाइस करते हैं कि स्किन उससे ड्राइनेस ख़त्म हो। एजुकेशन देते हैं हार्मोन से रिलेटेड थेरापी की, कि ये जो हार्मोन के लिए आप मेडिसिन ले रहे हो ये किस टाइम लेनी है, इससे क्या क्या साइड इफ़ेक्ट इसके हो सकते हैं। एक्सरसाइज के लिए हम इंकरेज करते हैं पेशेंट को। थायराइड हार्मोन लेवल हम हर 3 महीने या 1 महीने के अंदर हम दोबारा रिपीट करते हैं। फ्लूइड इनटेक को हमने मॉनिटर करना होता है। इसके अलावा वार्निंग सिग्नल होते हैं, जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं ल्यूथोरोक्सिन की या ओवर यूज़ होते हैं, वो हमने ऑब्ज़र्व करने या मॉनिटर करने। ओवर ट्रीटमेंट की जो वार्निंग सिग्नल है उसके अंदर पेशेंट हाइपरथायराइडिज्म में जा सकते हैं। अगर हाइपोथायराइडिज्म में और हमने उसको ल्यूथायरोक्सिन एडवाइस की है, यानी ये थायराइड हार्मोन का काम करती है, तो उसकी अगर ज़्यादा अमाउंट में उसने यूज़ किया और यूज़ अगर उसने की, तो वो हाइपरथायराइडिज्म में जा सकते हैं, जिसकी वजह से उसको टेकिकार्डिया, पल्पिटेशन, एंजाइटी, हीट इंटॉलरेंस, प्योर एक्सेसिव परस्पायरेशन, एपेटाइट के अंदर चेंजेस आ जाते हैं, और इसके अलावा उसका वेट लॉस होता है। तो उसके लिए हमने पेशेंट को मॉनिटर करना है। Next है myxedema. The term myxedema refer to the thickened non-pitting edematous changing to the soft tissue of the patient in marked hypothyroidism state. अब अगर हाइपोथायराइडिज्म है पेशेंट को, और पेशेंट के जो थायराइड ग्लैंड है उसके वो अगर थिक हुआ है, इसके अलावा नॉन पिटिंग एडेमेटस चेंजेस है, अगर उसके अंदर हम उसको प्रेस करते हैं और उसके अंदर पिटिंग एडेमा नहीं है, नॉन पिटिस एडेमेटस चेंजेस है, सॉफ्ट टिश्यूज़ के अंदर चेंजेस आई है, और मार्क हाइपोथायराइडिज्म है, इनके पेशेंट के T3 एंड T4 हार्मोन की मकदार कम है, तो हम उसको कहते हैं कि दिस इज़ कॉल्ड myxedema। एक टर्म्स हम यूज़ करते हैं myxedema कोमा, इसके अंदर T3 एंड T4 हार्मोन की मकदार कंटिन्यूसली सीवियरली ड्रॉप हो जाती है। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होते हैं अकर लेट इन द प्रोग्रेशन ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, मीन के पेशेंट को इनिशियली हार्मोन की मकदार कम होती है तो हम उसको कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। जब ज़्यादा सीवियर हाइपोथायराइडिज्म हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं myxedema कोमा। नाउ साइन एंड सिम्टम ऑफ myxedema कोमा के साइन एंड सिम्टम क्या है कि मेंटल स्टेटस अल्टर हो जाते हैं, हाइपोथर्मिक हो जाते हैं,
हाइपो वेंटिलेशन में चले जाते हैं, हार्ट रेट इनका कम हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर इनका कम हो जाते हैं, कोल्ड वेदर को ये टॉलरेट नहीं कर पाते। इसके अलावा बॉडी के वेट डिक्रीज़ हो जाते हैं, बॉडी के वेट जो होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, और मेटाबॉलिक रेट इनका कम हो जाते हैं, इनीमिक हो जाते हैं ये लोग, टंग इनका इनलार्ज हो जाते हैं जिसको हम मैक्रोग्लोसिया कहते हैं, और पेस जो इस पिक्चर के अंदर नज़र आ रहे हैं, ऐसी पप्पीनेस होते हैं पेस और हैंड के ऊपर, हेयर लॉस उनके हो जाते हैं, और इसके अलावा जो कॉर्स एंड थिक स्किन होते हैं, जो स्किन होते हैं वो इनके थिक हो जाते हैं, और उसमें निशान भी आ जाते हैं, यानी मीन्स के उसमें कॉर्स लाइनें भी आती हैं। नेक्स्ट है क्रेटिनिज्म। इट इज़ कैरेक्टराइज बाई हाइपोथायरॉयडिज्म इन चिल्ड्रन। एक और बात याद रखो कि माइक्सिडिमा एडल्ट के अंदर जब सीवियर हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो हम उसको कहते हैं माइक्सिडिमा, वाइल बच्चों के अंदर अगर सीवियर हाइपोथायरॉयडिज्म होते हैं तो उसको हम कहते हैं क्रेटिनिज्म। कंजेनाइटल डिजीज़ ड्यू टू एब्सेंस और डिफिशिएंसी ऑफ नॉर्मल थायराइड ग्लैंड सिक्रीशन। ये क्यों होता है? क्योंकि कंजेनाइटली या तो ऐसा होता है कि थायराइड हार्मोन कम होते हैं या बिल्कुल ही नहीं होते, जिसकी वजह से फिजिकल डिफॉर्मिटी हमें मिलता है, यानी ड्वार्फिज्म के क्लिनिकल साइन में हमें मिलते हैं, मेंटल रिटार्डेड होते हैं ये बच्चे, एंड अपन बाय ग्वाइटर, और समटाइम ऐसा होता है कि इन बच्चों को ग्वाइटर भी होता है। दिस कंडीशन इज़ एंडेमिक। ये कंडीशन होता है एंडेमिक उन एरिया के अंदर जहाँ पे सॉइल और डाइट के अंदर आयोडीन की डिफिशिएंसी हो। अगर आयोडीन की डाइट के अंदर हम डिफिशेंट अमाउंट में लेंगे तो बच्चों के अंदर भी हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। जब बच्चों के अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म होते हैं तो उसको हम कहते हैं कि दिस इज़ क्रेटिनिज्म। नाउ काजेज ऑफ क्रेटिनिज्म। काजेज क्या हो सकते हैं कि कंजेनाइटल काज हो सकते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कोई ख़राबी आ सकती है, हाइपोप्लेजिया ऑफ थायराइड ग्लैंड के थायराइड ग्लैंड की सेल वेल डेवलप नहीं है, इसके अलावा लेक ऑफ थायरोक्सिन फ्रॉम बर्थ के बाय बर्थ से थायरोक्सिन यानी T3 एंड T4 हार्मोन नहीं है, लेक ऑफ आयोडीन इन मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आयोडीन की डिफिशेंट थी, आयोडीन की इनटेक नहीं ले रहे। साइन एंड सिम्टम हमें क्या मिलते हैं? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हमें इसके मिलते हैं प्रोटॉन मेंटल रिटार्डेशन के, हमें मार्कली बच्चा मेंटली रिटार्डेड लगता है, इसके अलावा उसकी मोटर डेवलपमेंट डिले होती है, और शहर हमें मिलते हैं प्रोट्रूडेंट एब्डोमेन इनका बाहर की तरफ निकला होता है, एपिपाइजल जो बोन के प्लेट है उसके अंदर वो डिले होते हैं जब वो क्लोज हो रहे होते हैं, इसके अलावा इन बच्चों के शॉर्ट स्टेचर होते हैं जो हमें ड्वार्फिज्म के एक क्लिनिकल साइन है। नेक्स्ट है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर क्या होता है कि T3 एंड T4 हार्मोन की मकदार बढ़ जाती है, वाइल TSH की मकदार डिक्रीज़ हो जाती है। काजेज इसके क्या है? ग्रेव डिजीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। आयोडीन एक्सेसिव, अगर हम आयोडीन को ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा T3 एंड T4 हार्मोन बनेगा विच लीड टू हाइपरथायरॉयडिज्म। या अगर पेशेंट हाइपोथायरॉयडिज्म में है और वो लियोथायरोक्सिन मेडिसिन पे और एक्सेसिव अमाउंट में उसने इस्तेमाल की तो वो हाइपरथायरॉयडिज्म में चला। साइन एंड सिम्टम क्या है? रिमेंबर हाई एंड हॉट एक्सेप्ट फटीग एंड वेट लॉस। एंजाइटी इनको होती है, रेस्टलेसनेस के शिकार होते हैं, फाउंडिंग और रेसिंग हार्ट बीट यानी इनको पल्पिटेशन होती है, हैंड के अंदर ट्रिमर होते हैं, जीआई मोटिलिटी इनकी इंक्रीज़ हो जाती है, फ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट इनको होता है या डायरिया होता है, ग्वाइटर इनका जो थायराइड ग्लैंड होता है वो इनलार्ज होता है, समटाइम वो विजिबल होते हैं, नज़र आता है, नील इनके तेक हो जाते हैं, इर्रेगुलमेंसेस साइकिल अल्टर हो जाते हैं, हीट इंटॉलरेंस हो जाते हैं, हीट को बर्दाश्त नहीं कर सकते, और इसके अलावा स्वीटिंग इनके बढ़ जाते हैं यानी इंक्रीज स्वीटिंग या एक्सेसिव डायफ्रोसिस या परस्पिरेशन। अब हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर क्या फ़र्क है? हाइपोथायरॉयडिज्म वाले कोल्ड इंटॉलरेंस होते हैं, डिक्रीज स्वीटिंग कम हो जाती है, डिप्रेशन इरिटेबिलिटी इनके अंदर होती है, वेट गेन होता है, कॉन्स्टिपेशन के शिकार होते हैं, इसके अलावा स्लो हार्ट रेट होते हैं, ब्रिटल नेल्स, इसके अलावा पफी फेस, मसल और जॉइंट पेन। अब आ जाए हाइपरथायरॉयडिज्म पे। हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर जो वेट है वो लॉस हो जाते हैं या गेन करते हैं, इसके अलावा शॉर्ट एंड लाइट पीरियड इनके अंदर हमें मिलता है, पपी या बल्जिंग आई एक्सोथैलेमस हमें इसके अंदर मिलता है, रेसिंग हार्ट यानी हमें पल्पिटेशन मिलती है, और हाइपरथर्मिया भी हमें इसके अंदर मिलता है। इसके अलावा बाकी जो मेन डिफरेंस है वो फटीग, इंसोमिया एंड हेयर लॉस है। ये तीन क्लिनिकल साइन दोनों के अंदर मिक्स होते हैं। इसके अलावा हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर हमें डायरिया मिलता है, वाइल हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर हमें कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट है ग्रेव डिजीज़। ग्रेव डिजीज़ जो है वो ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है यानी ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसके अंदर क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड एक्स्ट्रा अमाउंट में T3 एंड T4 हार्मोन बनाते हैं जिसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। ग्रेव डिजीज़ अपन इज़ द अंडरलाइंग काज ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। ये द मोस्ट कॉमन काज है, प्राइमरी काज है हाइपरथायरॉयडिज्म के, क्योंकि इस ग्रेव डिजीज़ के अंदर ऐसे एंटीबॉडीज़ बनती है जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम करती है, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करती है? T3 एंड T4 हार्मोन की प्रोडक्शन बढ़ाती है।
पैथोफिजियोलॉजी, ग्रेव डिजीज़ ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसके अंदर एंटीबॉडीज़ बनती है विच काज द थायराइड टू ग्रो एंड मेक मोर थायराइड हार्मोन। ऐसी एंटीबॉडीज़ बनती है जो थायराइड ग्लैंड को कहते हैं कि अब ग्रोथ भी करवाओ और हार्मोन भी बनाओ। दीज एंटीबॉडीज़ आर कॉल्ड, इस एंटीबॉडीज़ को हम थायराइड स्टिमुलेटिंग अमाइनोग्लोबुलिन भी कहते हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग अमाइनोग्लोबुलिन TSH रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाते हैं थायराइड ग्लैंड टिश्यू के ऊपर। फिर जहाँ पे ये अटैच हो जाते हैं, क्योंकि इसका काम सिमिलर टू होता है तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये थायराइड ग्लैंड को सिग्नल देते हैं कि T3 एंड T4 हार्मोन बना दो। तो इस तरह एक्सेसिव अमाउंट में T3 एंड T4 हार्मोन बनते हैं विच लीड टू हाइपरथायराइडिज्म। काजेज क्या है ग्रेव डिजीज़ के? एग्जिट काज इसके अननाउन है, बस अर्गन स्पेसिफिक ऑटो इम्यून कंडीशन होते हैं जिसकी वजह से ऑटो एंटीबॉडीज़ बनती है। मीन्स के हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसी एंटीबॉडीज़ बनती है जो कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम करती है और वो ज़्यादा अमाउंट में थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं जो कि T3 एंड T4 हार्मोन की सिक्रेशन को फिर वो ग्लैंड्स बढ़ा देता है। ग्रेव डिजीज़ के सिम्टम, एक्सोथैलेमस यानी आई बॉल बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, ग्वाइटर हमें मिलता है, ग्लैंड इनलार्ज हो जाते हैं, थायराइड ग्लैंड स्वीटिंग इनको आती है। इसके अलावा एरिथमियाज एंड टिकेकार्डिया, नोजिया एंड डायरिया, ओलिगोमिनोरिया फीमेल के अंदर और मसल वीकनेस हो जाती है। डायग्नोस्टिक टेस्ट थायराइड ग्लैंड डिसऑर्डर के लिए हम कौन कौन से करते हैं? हम हार्मोन टेस्ट करते हैं जिसके अंदर हम सीरम TSH करते हैं जिसके नॉर्मल वैल्यू 0.4 नॉर्मल होता है, 0.5 से लेके अप टू 2.5 एट रिस्क, ये वाले लोग ज़्यादा रिस्क पे होते हैं। इसके अलावा अगर माइल्ड हाइपरथायराइडिज्म हो, इसके अंदर गलती से लिखा है अगर माइल्ड हाइपरथायराइडिज्म हो तो किसी के अगर TSH लेवल 4 आता है तो उसको हम क्लासिफाइड करते हैं कि दिस इज़ हाइपरथायराइडिज्म। अगर किसी का 10 से एबव होता है सही TSH लेवल तो उसको हम, इन लोगों ने लिखा है हाइपोथायराइडिज्म लेकिन उसको हम कहते हैं कि ये हाइपरथायराइडिज्म के अंदर है। नेक्स्ट हम हार्मोन चेक करते हैं सीरम टोटल T3 एंड T4 एंड प्री T3 एंड T4 हार्मोन। T3 हार्मोन के हमारे पास नॉर्मल लें 80 to 180 नैनोग्राम पर DL है, वाइल T4 के 0.7 से 1.9 नैनोग्राम पर DL है। और इसके अलावा हम थायराइड एंटीबॉडीज़ भी चेक करते हैं यानी एंटी TPO एंटीबॉडीज़ एंड एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़। इसके अलावा हम थायराइड स्टिमुलेटिंग अमाइनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़ भी चेक करते हैं। रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक, ये टेस्ट भी हम करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड भी करवाते हैं, CT स्कैन भी करते हैं, थायराइड बायोप्सी भी करवाते हैं कि टिश्यू को ले लेते हैं, एग्जामिन करते हैं कि इसके अंदर कोई एडेनोमा है, नॉर्मल कैंसर है या पैथोलॉजिकल हाइपरट्रोफी है, क्या है वो हम उसके लिए हम बायोप्सी करते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट क्या है हाइपरथायराइडिज्म के? हम एंटी थायराइड मेडिसिन देते हैं जिसके अंदर मेटामिजोल है, कार्बामिजोल है और प्रोपाइल थायोयूरासेल है। इसके अलावा हम रेडियो एक्टिव आयोडीन ट्रीटमेंट करवाते हैं। उससे क्या होता है कि जो ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड्स होते हैं वो फिर जो अपनी एक्टिविटी है, जो ओवर एक्टिविटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन कम प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा हम सर्जरी करते हैं। सर्जरी हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। अगर हम होल थायराइड ग्लैंड को रिमूव करते हैं तो हम उसको टोटल थायरोइडेक्टोमी कहते हैं, या अगर हम एक लूप को रिमूव करते हैं तो उसको हम पार्शियल थायरोइडेक्टोमी कहते हैं। इसके अलावा क्योंकि ये पेशेंट टेकिकार्डिक और हाइपरटेंशन में चला जाते हैं हाइपरथायराइडिज्म वाला, तो हम उसको बीटा ब्लॉकर देते हैं हार्ट रेट को और ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए। एजुकेशन हम इसको देते हैं कि हाई कैलोरीज डाइट आपने लेनी है, हाई प्रोटीन एंड हाई कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट लेनी है, 6 फुल मील एंड स्नैक डेली, यानी दिन के अंदर 6 मरतबा आपने खाना खाना है, नो फाइबर और नो कैफीन, यानी ये वाले 2 डाइट जो है ये अवॉइड करने हैं। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक डायग्नोसिस, ये हम डायग्नोज करते हैं। रेडियो एक्टिव आयोडीन इज़ गिवन ओरली आर थ्रू फ्लूइड, ये हम ओरली देते हैं या फ्लूइड के अंदर देते हैं लो डोज के अंदर। इसके अंदर फिर हम क्या देते हैं, लुक एट थायराइड एक्टिविटी 2 और 6 और एंड 24 और फिर हम थायराइड हार्मोन की मकदार को देखते हैं 2 घंटे, 6 घंटे और 24 घंटे के अंदर। प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर क्या होते हैं कि हम कंट्रास्ट एलर्जी के लिए टेस्ट करते हैं कि जो रेडियो एक्टिव आयोडीन हम दे रहे हैं पेशेंट से उसको एलर्जी तो नहीं है, कंट्रा इंडिकेशन होता है प्रेगनेंसी के अंदर। इसके अलावा थायराइड मेडिसिन हमने होल्ड करना होते हैं 5 to 7 डेज़ प्रायर। इसके अलावा NPO 2 से 4 घंटे या 1 to 2 और आफ्टर टेस्ट हमने पेशेंट को NPO रखना होता है। रिमूव ज्वेलरी एंड डेंचर, ज्वेलरी या जो अगर आर्टिफिशियल डेंचर दांत लगाए तो उसको हमने रिमूव करना है। और होल्ड मेटफॉर्मिन 48 होर बिफोर एंड आफ्टर लैक्टिक एसिडोसिस और रीनल फेलियर। अगर मेटफॉर्मिन पे है पेशेंट तो वो हमने 48 घंटे पहले बिफोर मील और 48 घंटे आफ्टर मील उसको हमने फिर स्टार्ट करवाना है, यानी इस मेडिसिन को हम
48 घंटे इस रेडियोएक्टिव आयोडीन अपटेक टेस्ट से पहले स्टॉप करेंगे, और जब ये टेस्ट हो जाएगा उसके 48 घंटे के बाद हम ये मेटफॉर्मिन मेडिसिन पेशेंट को एडवाइस कर देंगे। ड्यूरिंग प्रोसीजर लाई ऑन बैक, हम बैक पे लिटाते, प्रोब नियर थायराइड ग्लैंड से ये बिल्कुल जो प्रोब होते हैं वो थायराइड ग्लैंड के करीब लेकर आते हैं। पेनलेस प्रोसीजर होते हैं, पेशेंट इज़ अवेक, पेशेंट बिल्कुल होश में होते हैं। पोस्ट प्रोसीजर क्या होता है कि हम फ्लूइड इनटेक को बढ़ाते हैं ताकि वो फ्लश आउट कर दे आयोडीन को, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन की मकदार को मॉनिटर करते हैं। कंटेक्ट विद प्रेग्नेंट वोमेन अवॉइड करते हैं क्योंकि ये प्रेगनेंसी के अंदर ये कंट्रा इंडिकेशन होता है। अवॉइड क्राउड को हमने अवॉइड करना है कि वहाँ पे शोर शराबा ना हो। सेपरेट पायलटो पेशेंट के लिए ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप 6 वीक बिफोर टेस्ट, अगर ये फीमेल पेशेंट है और वो लेक्टेटिंग मदर है तो इस टेस्ट से पहले 6 वीक तक वो ब्रेस्ट फीडिंग को हमने स्टॉप करना है। रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरापी, ये थेरापी हम क्यों करते हैं? क्योंकि हाइपर थायराइडिज्म या थायराइड कैंसर की ट्रीटमेंट है। इससे क्या होता है कि डैमेज डिस्ट्रॉय थायराइड सेल थ्रू रेडिएशन, हम थायराइड के सेल को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। ओरल कैप्सूल भी आते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी होता है। डू नॉट नीड हॉस्पिटलाइजेशन अनलेस डोज इज़ हाई, अगर हमने लो डोज में देना है तो हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। यूजुअली एक डोज रिक्वायर्ड होते हैं। सिम्टम अगर परसिस्ट टू 6 मंथ से ज़्यादा तो सेकंड डोज फिर रिक्वायर्ड होती है कि हम देखते हैं। प्रेगनेंसी के लिए हमने चेक करने हैं क्योंकि उसके अंदर ये प्रिकॉशन होता है। आइसोलेशन फॉर चिल्ड्रन एंड प्रेगनेंसी वुमेन, सेपरेट टॉन्सिल, टॉयलेट, लॉन्ड्री, स्लीप सेपरेटली, ये सारे प्रिकॉशन है, ये हमने अप्लाई करने हैं। नेक्स्ट है हाइपरथायराइडिज्म की ट्रीटमेंट, थायरॉइडेक्टमी, यानी इसके अंदर हम थायराइड ग्लैंड को पार्शियली या कम्प्लीटली रिमूव करते हैं। हम फिर असेस करते हैं जब हम थायरॉइडेक्टमी करते हैं कि थायराइड स्टोम तो नहीं है, क्योंकि जब हम थायराइड ग्लैंड को कट कर रहे होते हैं तो वो जब वो सेल से T3 एंड T4 हार्मोन बाहर आ जाते हैं तो वो लीड कर रहा होता है थायराइड स्टोम, तो एक्सेसिव T3 एंड T4 हार्मोन की मकदार बढ़ जाती है। इसके अलावा हमने हाइपोकैल्सीमिया, क्योंकि कैल्सिटोनिन भी आ जाते हैं तो कैल्सिटोनिन की मकदार भी इंक्रीज़ हो जाती है और वो सीवियरली कैल्शियम की मकदार को ड्रॉप करते हैं। हमने पेशेंट को ABCC यानी एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन और कैल्शियम की मकदार के लिए चेक करना है। इसके अलावा प्योर लेरेंजल स्टाइडर, नोजी, ब्रीथिंग, हॉर्स एंड ब्लीडिंग अराउंड सर्जिकल साइट, ये हमने मॉनिटर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर लेक्चर प्लीज़ विजिट नर्सिंग लेक्चर विद इम्तियाज़। थैंक यू।